नमस्कार, आप सबका स्वागत है एंड ऑफ कन्फ्यूजन में। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है जनरल अवेयरनेस, और टॉपिक जो है सर वो है भारतीय बैंकिंग इतिहास पार्ट 1। जी बिल्कुल, हमने इसको दो पार्ट डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ताकि कम देरी के अंदर आप वही बिंदु को समझें जो एग्जाम में आएगा। यहाँ हमारा मकसद ये है कि 10-10 मिनट के वीडियोस के माध्यम से आपकी जो तैयारी है आईबीपीएस पीओ मेंस को लेकर उसको आगे बढ़ाएं। जितने लोगों का पेपर है होगा ही पीओ प्री का और पीओ मेंस का, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप अभी से बैंकिंग तैयारी नहीं करेंगे, अभी से जीए और कंप्यूटर्स को हल्का हल्का नहीं पढ़ेंगे, तो बाद में दिक्कत होगी। तो ये जो एक वीडियो है, और ये हर हफ्ते हम 2 वीडियोस पेश करेंगे एंड ऑफ कंफ्यूजन में, जो एक सब्जेक्ट टॉपिक वाइज चलेंगे। तो ये जो वीडियो है वो टॉपिक वाइज है। पहला टॉपिक जो है सबसे आसान है, दैट इज द इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री। तो उसमें हमने 2 कर दिए पार्ट, एक अभी और एक कुछ दिनों बाद हम पेश करेंगे। चलिए, उससे पहले बिल्कुल हमें सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि यह जो एक सीरीज शुरू हुई है जीए की, दैट इज एंड ऑफ कंफ्यूजन, वो आप समय समय पर देख पाएं और एक सीक्वेंस में देख पाएं। हमारी एक नई ऐप आई जहाँ पर वीडियोस भी अवेलेबल हैं, महिंद्रा गुरु के फीचर्स भी हैं, वोकैबुलरी, हेडलाइंस, डिफरेंट वीडियोस, और साथ में महिंद्रा का जो वेबसाइट है उसके फीचर्स भी यहाँ पर हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की शुरुआत को। देखिए, बैंक क्या है, बैंकिंग क्या है, इस पर आएंगे जब पढ़ाएंगे हम आपको आरबीआई। अभी मुद्दे की बात करते हैं और सीधे आते हैं इतिहास पे। अगर बात करें तो जो पहले साक्ष्य हैं किसी बैंक के भारत में, वो मिलते हैं 1770 में। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि इससे पहले बैंकिंग के साक्ष्य नहीं मिले। सवाल यहाँ पर यह है कि पहला बैंक कौन सा है, तो उसका उत्तर सर्वमान्य है, सबको पता भी है। वो है तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान या हिंदुस्तान बैंक, जो बना 1770 में। एक तरह से भारत में बैंकिंग का ये उदय था। और अगर हम उदय की बात करें तो 3 डिफरेंट अध्याय हैं, 3 डिफरेंट दौर हैं जिस दौर से गुजरी है बैंकिंग। पहले दौर की बात करें तो वो पहला दौर है जहां पर शुरुआती बैंक आए और फिर राष्ट्रीयकरण हुआ बैंकों का 1969 में। फिर आते हैं फेज 2 पर, जहां राष्ट्रीयकरण की बात तो करेंगे ही, साथ साथ करेंगे हम कि कैसे बैंकिंग के रिफॉर्म्स में एक तरलता आई, कैसे उसमें एक चेंज आया, और फिर बात करेंगे कि वर्तमान में आपका जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है वो आखिरकार है कैसा। तो बिल्कुल आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उस पर हम कोशिश करेंगे खरे उतरें। तो देखते हैं, पहला शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट कौन सा है। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो 1770 में क्लियर हो गया कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। उसके बाद जो एक बड़ा बैंक बना जो कि 1913 को जाकर फेल हुआ, वो था जनरल बैंक ऑफ इंडिया, जो अपने तरह का एक बहुत बड़ा बैंक था। सवाल यहाँ पर ये उठता है सर कि अगर देश के अंदर अंग्रेज़ हैं, डच हैं, इतने सारे लोग हैं, तो अंग्रेज़ों को कब लगा कि हम भी इस बैंकिंग के दौर में आए। देखिए, एक सवाल ये उठता है कि कोई एक बिजनेसमैन बैंक ओपन करने की कोशिश क्यों करता है, या फिर अंग्रेज़ों ने बैंक ओपन क्यों किया। उनका ये मानना था कि जो टोटल रेवेन्यू है देश का, अगर वो कंट्रोल करेंगे डायरेक्टली थ्रू अ बैंक, तो वो बेटर रहेगा। इसके लिए उन्होंने कहा कि हम एक बैंक बनाएंगे, जिसे नाम दिया गया प्रेसिडेंसी बैंक्स। करीब 3 ऐसे प्रेसिडेंसी बैंक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 ही बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 ही हैं बेशक। उनमें सबसे पहला जो था वो था बैंक ऑफ कलकत्ता, जो बना था 1806 में। इसी का नाम चेंज हुआ और ये बना बैंक ऑफ बंगाल। साथ में था बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास क्यों। कई सारे कारण हैं सर। तीनों ही जो हैं, इन तीनों के पास जो एक है वो बंदरगाह का एक बहुत बड़ा रीज़न है, पहला। सेकंड, ये अपने अपने क्षेत्र की सबसे बड़ी सिटीज़ हैं। उनको ये लगा कि अगर हम शहरों में बैंक ओपन करेंगे तो वहाँ के जो अमीर हैं, जो रईस हैं, जो व्यापारी हैं, वो हमारे बैंक में अकाउंट ओपन करेंगे। ऐसा मानना था ऐसा मानना था अंग्रेज़ों का। तो ये जो बैंक थे वो बेहद चले। यहाँ पर एक और सवाल ये उठा कि यह जो बैंक है, क्योंकि इनके पास बहुत रेवेन्यू आ गया, तो उन्हें कहा गया काशी सेंट्रल बैंक्स, ऐसे केंद्रीय बैंक जो एक तरह से भारत के तमाम इकोनॉमी को रेगुलेट करते हैं अप्रत्यक्ष तौर पर, इनडायरेक्टली। ये कोई आरबीआई जैसे सेंट्रल बैंक नहीं थे, पर इनके पास इनका रुतबा, इनका पावर इतना था कि इन्हें हम कहते थे काशी सेंट्रल बैंक्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर एक मुद्दे की बात यह है कि इन बैंकों का जो एक मकसद था वो था उन लोगों को केटर करना जो लोग उनके मतलब के हैं। मतलब ऐसे लोग, ऐसे कॉर्पोरेट्स, ऐसे व्यापारी, ऐसे अमीर, ऐसे एजुकेटेड लोग जो उनके बैंक में खाते ओपन करें और उनको अधिक रेवेन्यू पहुंचाएं। तो जो एक आम आदमी की बात है सर, उसकी बात यहाँ पर नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, और अभी मैं आपको एक हल्का सा क्लू भी दे दूं कि यही जो 3 बैंक हैं, इन्हीं बैंकों से मर्ज होकर बना 1921 में आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो अपने समय का एक बहुत बड़ा बैंक था। और एक कोशिश थी अंग्रेज़ों की कि वो भारत के अंदर जो एक माहौल है उसे अलग करें और बैंकिंग को और बढ़ावा दें।
उसी बैंक को हम आज कहते हैं द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए वो तो हम बात करेंगे फेज 2 के अंदर। अगर बात करें एक और इंपॉर्टेंट बैंक की, तो वो था इलाहाबाद बैंक। इतना बड़ा बैंक है कि आज भी काम कर रहा है। इसे कहा जाता है सबसे पुराना पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसकी ब्रांचेस देश के अंदर तमाम जगहों पर हैं और करीब 145 सालों से ये काम कर रहा है इलाहाबाद बैंक के नाम से। यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि भारत का ये सबसे पुराना जॉइंट स्टॉक बैंक है जो आज भी काम कर रहा है। सवाल अगर यहाँ पर यह होता है कि सबसे पुराना है कौन सा जॉइंट स्टॉक बैंक, तो वो है सर बैंक ऑफ अपर इंडिया। यहाँ एक और पहलू है कि सर जॉइंट स्टॉक होता क्या है। जॉइंट स्टॉक मतलब शेयर, जॉइंट मतलब साझेदारी में। ऐसे ये बैंक थे जिनके अंदर हिस्सेदारी बांटी गई अमीर लोगों को, हिस्सेदारी बांटी गई कॉर्पोरेट्स को पहली बार। तो उसमें जो पहला बैंक था वो था बैंक ऑफ अपर इंडिया, और जो एक सबसे पुराना बैंक है वो है सर आपका इलाहाबाद बैंक। यहाँ पर एक और अहम बैंक आता है, इसका नाम है औध कमर्शियल बैंक, जो बना फैजाबाद के पास। आज की जो वर्तमान बैंकिंग है उससे कुछ जो एक साक्ष्य हैं, जो कुछ एविडेंस है वो आपको मिलेंगे इस बैंक में, जो एक लिमिटेड लायबिलिटी का बैंक था, जिसके अंदर एक हद थी जितना वो पैसे डिपॉजिट कर सकता था। तो जो एक प्रेडेसेसर कह लीजिए या पूर्वज कह लीजिए बैंकिंग का या वर्तमान बैंक्स का, वो आप मान सकते हैं औध कमर्शियल बैंक को। आगे बढ़ें और एक जो अंतर आया अब मानसिकता ये हुई सर, आप इमेजिन भी करिएगा कि एक ऐसा बैंक है जहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति बैठता है जिसकी शक्ल बहुत गोरी है, उसकी भाषा हमसे अलग है और वो हमें थोड़ा नीचे देखता है। हमें उसको लगता है कि यार इसका जो लेवल है ये मुझसे थोड़ा कम है। ऐसा अगर व्यक्ति होगा तो मैं पर्सनली उस बैंक में अकाउंट ओपन करना नहीं चाहूँगा। केस 2, ऐसे एक बैंक है, उस बैंक में ऐसा व्यक्ति है जो मेरे ही कलर का है, जो हिंदी में बात करता है या मेरी भाषा में बात करता है और मुझे बराबर मानता है। उस बैंक में सर मैं अकाउंट ओपन करना चाहूँगा। तो यहाँ पर एक मैसेज मिला अंग्रेज़ों को कि हम एक ऐसा बैंक बनाएं जहाँ पर जो पूरा एक प्रबंधन हो वो भारतीयों द्वारा हो। और ऐसा बैंक था सर, जी बिल्कुल, पंजाब नेशनल बैंक, जो बना आपका सर 1895 में लाहौर शहर में, और अब ये न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। पर सवाल यहाँ पर ये उठा कि क्या ये ऐसा बैंक था जिसकी पूर्ण स्वायत्ता भारतीयों की थी? जी बिल्कुल नहीं। अगर हम पूर्ण स्वायत्ता की बात करें, पूर्ण प्रबंधन की बात करें, तो उस बैंक का नाम था सर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो बना 1911 में, जो भारत का सही मायनों में एक स्वदेशी बैंक था। अब आप देख सकते हैं कि समय के साथ चीज़ें अच्छी हो रही हैं, नए बैंक बन रहे हैं, उनमें अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। पर ये बात भी आपको याद है और ये प्रकृति का नियम भी है कि जब जब चीज़ें अच्छी होती हैं तो एक बहुत बड़ा लो भी आता है, एक बहुत बुरा अध्याय भी आता है। तो क्या होगा 1911 के बाद, इसको हम जानेंगे सर हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री फेज 2 का, जिसके अंदर हम बात करेंगे राष्ट्रीयकरण की और साथ में बात करेंगे वर्तमान में जो बैंकिंग सेक्टर है वो आखिरकार है क्या। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका शुक्रिया। हमें लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें हमारे वीडियोस, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद। Do like us, comment on our video, and subscribe our YouTube channel. mahindraguru.com. the Brahmast for success. Your success is our success.